गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर एकेडमी में। दोस्तों, रोमांटिक एज के एक प्रोमिनेंट राइटर जिनका नाम वर्ड्सवर्थ है, आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। टॉप 200 प्लस एमसीक्यूज हैं, तो हम लगभग पहली वीडियो में 100 लेंगे और इसके सेकंड पार्ट में 100 लेंगे, यानी कि ये टॉप 200 एमसीक्यूज को हम सिर्फ 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को और अपना रिवीजन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एज ए किसी भी टाइम प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल बताना मुझे ही है, क्योंकि मैं आपका आंसर नहीं लूंगा, ठीक है। जो आंसर है आपको डायरेक्टली बिल्कुल वेरीफाइड आंसर है, उसका मैं आपको आंसर ही बताता रहूंगा। वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ, तो आप जानते हैं वो लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन एक सी करेक्ट हो जाएगा। और वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट, अगर उनके जन्म की बात करें तो कोकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है, लेकिन कोकरमाउथ ऑप्शन में मिल रहा है तो हम कोकरमाउथ पे जाएंगे, क्योंकि कम्बरलैंड या इंग्लैंड नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, अगर बायोग्राफी से भी क्वेश्चन निकालें तो काफी क्वेश्चन निकल जाएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के, लेकिन यहाँ पे काफी है, हम एमसीक्यूज ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई इज द ईयर, यानी कि 1798 जो है, ये टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है। तो उस टाइम लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई थी, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन आया था और इसका सेकंड एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन तो दोस्तों इसके 4 एडिशन आए थे। सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन आपका 1798 में आया था और सेकंड एडिशन इसका 1800 में आया था। इसमें प्रीफेस ऐड होकर आया था, ठीक है। 1802 में थर्ड एडिशन आता है, इसमें अपेंडिक्स ऑन पॉलिटिकल एडिशन ऐड होकर आया था। और बात करते तो 1805 में इनका लास्ट एडिशन आया था, इसमें कुछ भी चीज ऐड होगी नहीं आई थी। एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया की बात करें तो 1837 में ये वहाँ की महारानी बनी थी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग बोलो तो 1789 में इसकी स्टार्टिंग हुई है। और वर्ड्सवर्थ का बर्थडे तो आप जानते हैं 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म होता है, ठीक है। और 23 अप्रैल अप्रैल में और 1850 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। रोमांटिक एज को हम और किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा, तो एज जो वर्ड्सवर्थ कहते हैं उसको हम, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ ने प्रीपेज कब ऐड किया था, मैंने बोला था सेकंड एडिशन, ऑप्शन में सेकंड एडिशन मिल सकता है, लेकिन सेकंड एडिशन की डेट याद रखनी है। 1800 में आया था। और आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के बाद, बात की बात चल रही है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ के बाद देखिए, आफ्टर होम किसके बाद, वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के है, ये तो कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे भी गलत हो सकती है, लेकिन देखिए आफ्टर होम का मतलब किसके बाद है ना, बाद की बात चलिए ना, किसके बाद ये अपॉइंटेड हुए थे पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो आप जानते हैं ये तो रॉबर्ट सदी के बाद हुए थे ना भाई। 1813 में रॉबर्ट सदी थे, ये समझना क्वेश्चन को। और 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ थे। और 1850 में कौन बने थे, टेनिसन बने थे, टेनिसन पॉट लिबर्टी बने थे। तो ये जो बने किसके बाद बने, आफ्टर होम का मतलब होता है किसके बाद, तो ये पहले ये बने हैं, उसके बाद ये बने हैं, और इनसे पहले इनके बाद कौन बने हैं, अगर ये पूछे आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसके बाद ये पोएट लॉरेट बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाद की बात करेंगे तो आपको रॉबर्ट सदी पे जाना, रॉबर्ट सदी के बाद बने थे, लेकिन पहले किया जाए बिफोर, बिफोर अगर आ जाए इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे दे तो आपको जाना है फिर टेनिसन, टेनिसन से पहले ये बने थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी क्वेश्चन को घुमा के दी जाती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम। और हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ को किसने क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि लॉस्ट रीडर, लीडर, ठीक है, लॉस्ट लीडर हैं वो। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ऐसे कहा था, ठीक है, आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और वर्ड्सवर्थ ने एडिट किया अपना प्रीफेस, तो आप जानते हैं ये तो इजी क्वेश्चन है, काफी बार पढ़ चुके हैं। सन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कठोर स्त्री किसकी, गॉड की वॉइस की कठोर पुत्री किसने कहा था। और इसमें बोला हु इज ईस्टर्न डॉटर, ईस्टर्न डॉटर है कौन वैसे, तो ड्यूटी को यहाँ पे कहा है वर्ड्सवर्थ ने, और टू ड्यूटी से ये लाइन ली गई है, ठीक है।
व्हाट वाज द नेम ऑफ द माइकल कोटेज, माइकल के कोटेज का नाम क्या है? तो वो आपको जानते हैं इवनिंग स्टार है। यहाँ पे ये इनके पिता है माइकल है, ठीक है, जो कि 80 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति है, और इसकी वाइफ है इजाबेला, इजावेल है, ये लगभग 60 वर्ष की है, 20 साल से छोटी है, और इनका बेटा है एक ल्यूक। ये तीनों इस कॉटेज में रहते हैं, और ये लगभग 18 साल का बेटा है। तो ये एज भी पूछी जाती है, ये भी आपको याद रखने हैं। वर्ड्सवर्थ का जो प्रिल्यूड है वो एक क्या है, तो आपको ध्यान रखना ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं। वर्ड्सवर्थ रोड ए सोनेट, उन्होंने सोनेट लिखी है जिसका नाम लैंडन 1802 है, और इसका मिल्टन टू मिल्टन भी इसका टाइटल है, टू मिल्टन। ये एक सोनेट है, तो 14 लाइंस की ही मात्र, इसे अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ लेंगे। तो किसको डेडिकेट की गई है आप जानते हैं, ये मिल्टन के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाई डज वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू दीज लाइंस, उन्होंने कहा थाउ साल बाइस लाइक ए स्टार एंड रिपेल्ड अपार्ट। तो मतलब तुम्हारी जो इस आत्मा थी वो एक स्टार की तरह थी और वो हमसे दूर रहती थी। तो ये बात कौन कह रहे हैं, वर्ड्सवर्थ साहब कह रहे हैं, लेकिन किसके लिए, मिल्टन के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइक आने की वजह से सिमली है, फिगर स्पीच इसमें सिमली है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोयम रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस कब आई थी, ये 1802 में आई थी, और इसका टाइटल पूछा जा रहा है, तो रिसोल्यूशन एंड द लीज गैदरर्स का टाइटल है, सॉरी, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का। और देखिए इसमें बात करें तो 1807 में ये पब्लिश हुई है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, और इसमें दोस्तों राइम रॉयल में लिखी हुई है, ये राइम रॉयल में लिखी हुई है। एक इसमें 20 स्टैंजा हैं, और बात करें तो 7 स्टैंजा में लिखी, मतलब 7 लाइंस होती हैं हर एक स्टैंजा में, तो 140 लाइंस की ये पोएम है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी के बारे में थॉमस हार्डी ने भी एक कमेंट किया है, बेस्ट क्यूर ऑफ माई डेस्पेयर कहा है इसको, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वर्क सारे याद रखने हैं, द 2 अप्रैल मॉर्निंग से रूइन कोटेज है, माइकल है, इन्हीं के वर्क हैं। रिसोल्यूशन में वंस एंड चैटरटन का मेंशन किया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वर्क आपको ध्यान रखने हैं, नेटिंग है, द रूइन कोटेज है, बार बार इसको पढ़ेंगे तो माइंड में सेट हो जाते हैं, स्टार्टिंग वाले बंदे हमारे ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट लाइन में कि मिल्टन था शुडस बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें तो अभी जिंदा होना चाहिए था, इंग्लैंड को तुम्हारी नीड है, आगे ये बोला जाता है लाइन, लेकिन इनकम्प्लीट लाइन है। लाइन कहाँ से ली गई है, टू मिल्टन से ली गई है, जिसका लंदन 1802 से ली गई है, लेकिन टाइटल इसका टू मिल्टन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे फिगर स्पेस की बात करें तो अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी होता क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अपोस्ट्रोफी होता है जब हम किसी डेड पर्सन को डेडिकेट करते हैं, मतलब उसको एज ए रिमेंबर कर रहे हो कि यार मिल्टन तुम्हें तो अभी होना चाहिए, जबकि वो है नहीं, डेथ हो चुकी है, किसी मृत व्यक्ति को एज ए कंसिडर करते हैं लिविंग मान के, तो वहां पर क्या होता है, अपोस्ट्रोफी होता है, जब हम किसी डायरेक्ट एड्रेस करते हैं किसी भी डेड पर्सन को, डेड पर्सन को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गाइड टू द लेक्स है, और वी आर सेबिन है, एलिजिक स्ट्रेंजा है, ये इनर वर्क है, लेकिन आपको याद रखने हैं वर्क किसके हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देयर नीदर इज ए नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ द प्रोज एंड मेटिकल कंपोजिशन, ये वर्क किसका है, मतलब ये किसने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द टाइटल पूछा जा रहा है ऑफ द प्रिंटेड अबे का कंप्लीट टाइटल क्या है, टाइटल नहीं पूछा जा रहा, मतलब दे रखा है यहाँ पे क्या है, ये भी आपको याद रखना है। लाइंस कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे on revisiting the banks of the Wye during a tour जुलाई 3 1798, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर रिविजिट किया था कब, 1798 में, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि टिंटन अबे में फर्स्ट टाइम विजिट कब किया इन्होंने, 1793 में किया था, ठीक है। और 1798 में क्वेश्चन ऐसे पूछा था, तो वर्ड्सवर्थ के साथ कौन थे, तो इनकी सिस्टर थी जिसका नाम डोरोथी वर्ड्सवर्थ था, डोरोथी वर्ड्सवर्थ इनके साथ थी दोस्तों, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसमें टिंटन अबे का जिक्र तो बस टाइटल में ही हुआ है, पूरी पोएम में कहीं भी नहीं हुआ है। और ये जो वायर है ये पूछी जाती है, ये क्या है, तो ये एक रिवर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है, ये एक रिवर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये ड्रामेटिक लिरिक है, क्या है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग पे नहीं जाना है आपको, एक लिरिक है, 1798 में आई थी, ठीक है, और ध्यान रखना है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में। और इन्होंने टिंटन अबे को 3 टाइम्स विजिट किया है। सबसे पहले तो वो 1793 में जाते हैं, उसके 5 साल बाद जाते हैं 1798 में, जब यहाँ पे इन्होंने ये चीज लिखनी स्टार्ट करी थी, पोएम टिंटन अबे, ठीक है। और बाद में एक बार और गए थे, वो काफी एजिड हो गए थे 1841 में, 3 टाइम्स ये गए थे, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और बताती है कि टेल्स हाउ नेचर इन्फ्लुएंस हिम, मतलब किस तरीके से प्रभाव करता है इनको नेचर, जो है नेचर ने उनको कैसे प्रभावित किया, इस बारे में ये बताती है। वो कॉल्ड वर्ड्सवर्थ को ए मोरल यूनिक, किसने कहा था, ये ट्रांसजेंडर होता है इसका मीनिंग, ठीक है, तो सैली ने कहा था।
तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को किसने क्रिटिसाइज किया है फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग नॉट फॉलोइंग द ऑन थ्योरी ऑफ पोइटिक्स पोइट्री। तो ये टीएस एलिट ने कहा, ठीक है, ध्यान रखना है। और विच सोनेट ऑफ द ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामाइन इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स 1802 एडिशंस में। तो उनके सोनेट थी ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट 1742। ये देखिए डेट सेम है, बिल्कुल माइनस से डिफरेंस सिर्फ बेस्ट वेस्ट का, सब कुछ सेम है, ठीक है। द लिरिकल बैलेड्स जो है वर बेटर अप्रिशिएटेड इन कहाँ हुई थी, अमेरिका में। कहाँ से ज्यादा, इंग्लैंड से ज्यादा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था अमेरिका में, तो 1802 में पब्लिश हुआ था। क्लियर है दोस्तों, बात क्लियर है सारी। वर्ड्सवर्थ पब्लिश डेस्क्रिप्टिव स्केचेस है एक वर्क, और ये द इवनिंग वॉक है, ये 29 जनवरी में 1793 में ये वर्क आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज द सोल्टरी गर्ल जो थी, एक पहाड़ी लड़की थी, हाईलैंड लेस थी ये, वो किस लैंग्वेज में अर्ज कर रही थी, गा रही थी वो, तो अर्स में गा रही थी, गायलेक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इन विच पोयम ब्राउनिंग जो है, रॉबर्ट ब्राउनिंग जिसने ड्रामेटिक मोनोलॉग को लिखा है, राइट अबाउट वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखते हैं कि जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, मतलब छोटे मोटे हैंडफुल, छोटे बड़े सिल्वर के गिफ्ट के लिए उसने हमें छोड़ दिया, एंड जस्ट फॉर ए रिबन, और छोटे मोटे स्टिक के लिए उसने हमें छोड़ दिया, जो रिबन लगते हैं ना उसमें, है ना, साइड वगैरह में, उसके लिए उसने हमें क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये अपने एक वर्क में कहते हैं द लॉस्ट रीडर में, ठीक है। कौन कहते हैं, ब्राउनिंग, ये ब्राउनिंग का वर्क है द लॉस्ट रीडर। चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉलो लाइन्स है, सी इज इन हर ग्रेव एंड ऑल द डिफरेंस टू मी। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कहाँ से ली गई हैं, तो इनकी क्लूसिव पोएम है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोल्ड बेज, ये आपको ध्यान रखना है। सॉलिटरी रीपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 32 लाइन्स की पोएम है, मैंने आपको बताया 32 लाइन्स की पोएम है ये। इसमें टोटल कितने हैं, 8 स्टैंजा हैं, और हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं, ठीक है। 32 लाइन्स की पोएम है ये। इसी के साथ एक और पोएम आती है जिसका नाम क्या है, डैफोडिल्स है। और डैफोडिल्स में ये 4 लाइन्स की पोएम, मतलब 4 लाइन्स होती है एक स्टैंजा में, और इसमें 6 स्टैंजा है, तो टोटल 24 लाइन्स की पोएम है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्रिलूड से लाइन्स ली गई है, क्या है कि यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रेंड्स स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन रिवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग वॉन अगेन हियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है, ध्यान रखना है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। दे फ्लैश, उन्होंने हमारी भीतरी आंखों पर प्रभाव डाला, फ्लैश करा, ठीक है। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जैसे कि अकेलेपन का एक क्या हो, आनंद हो। तो ये कौन कह रहा है, डैफोडिल्स की लाइन्स ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैफोडिल्स के बारे में मैंने बता दिया है, प्रिलूड बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इसका टाइटल याद रखना है आपको। टिंटन अबे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, ये भी सोनेट है, ये 40 लाइन्स की बात है, लेकिन इसको एक एक लाइन को आप पढ़ लेना है। वैसे मैं अपने चैनल पर सब करा दिया हूँ, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हर्ड दैट लव्ड हर, यानी कि प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देते जो उसे प्यार करते हैं। तो टिंटन अबे से लाइन लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से, बहुत पूछी जाने वाली लाइन से, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इमोर्टलिटी वर्ड से लाइंस ली गई है, टू मी द मीनेस्ट फ्लोवर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी 40 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से, इमोर्टलिटी वर्ड को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, मेरा सजेशन तो यही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल की लाइन नहीं पूछी आती है, एक लाइन है बस इसके इंपॉर्टेंट, वो याद रखेंगे। माइकल के बारे में करेक्टर पूछे जाते हैं, कोटेज पूछे जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसका एनालिटिक पोर्शन पूछे जाता है। तो वर्क आपको याद रखने हैं, सारे वर्क इन्हीं के हैं। और ये देखिए यहाँ पे हु सेड इट, ये कहा किसने है, तो आप जानते हैं, तो वर्ड्सवर्थ की पोएम है, तो वर्ड्सवर्थ नहीं कहा होगा ना, तो ऑप्शन में वर्ड्सवर्थ तो है नहीं, तो वर्ड्सवर्थ की पोएम है तो वर्ड्सवर्थ नहीं कहा होगा ऐसा, ठीक है, इन्होंने लिखा है ये पोएम्स। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अगर ऊपर वाली लाइन की बात करूं तो इसमें एक चाइल्ड कैसे किसी मैन का फादर हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया जाता है, तो एपिग्राम जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, वहां पे एपिग्राम पूछा गया है, तो एपिग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो। वैसे इसमें पैराडॉक्स भी है, ठीक है, ध्यान रखना है, लेकिन आयोग ने इसे बेस्ट माना है, तो आयोग के अनुसार चलना है। यहाँ पर कंट्रडिक्शन दिखाने के लिए दोनों ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो एपिग्राम पे चले जाएंगे, एपिग्राम ना मिले तो पैराडॉक्स पे चले जाना है, दोनों ना मिले तो आपको नन ऑफ दीज पे चले जाना है, ठीक है। आई कुड विश टू माई डेज टू बी बाउंड ईज टू ईस्ट बाय नेचुरल पाइडी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये आपके, ठीक है। तो ये कहाँ से ली गई है लाइन्स, माई हार्ट लिव्स अप से ली गई है, ठीक है। और द रेनबो इसका टाइटल है, द रेनबो इसका क्या है दोस्तों, ये टाइटल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डूअर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, टू लूसी पोएम्स ली गई हैं लाइन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 33 का आंसर।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस। डायरेक्टली जब आपने पोएम पढ़ रखी होती है ना, डायरेक्टली आप उसको पहचान लेते हैं, तो आपको किसी को टीचर अभी एक्सप्लेन तो करना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस के लिए आप जरूर प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐसा ना ये चीजें मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है, वहां से आप कर लें। तो मैं तो रिविजन ही करा रहा हूँ, तो डिटेल में बताऊंगा तो टाइम लग जाता है। Our birth is but is sleep and forgetting the soul that rises with us, and our life is a star hath had elsewhere its setting। ये इमोर्टलिटी ऑड से ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से। और इमोर्टलिटी ऑड के बारे में बात करें तो ये एक ना इरेगुलर इरेगुलर पिंडारिक ऑड है। क्या है ये? पिंडारिक ऑड है, ठीक है। इरेगुलर है और पिंडारिक ऑड है ये, ठीक है। और इसमें 11 स्टेंजा है। लाइंस का ध्यान नहीं है, लेकिन 11 स्टेंजा ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। वी आर लेड एज लिव इन बॉडी, हम शरीर से सोए हुए हैं, एज बिकम ए लिविंग साउल, और हमारी जो जीवित आत्मा है, ऐसा लग रहा है जीवित मतलब हमारे बिकम और हो गए हैं एज ए लिविंग साउल की तरह, ठीक है। ये टिंटन अवे से ली गई हैं दोस्तों, ये लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, याद रखना है क्वेश्चन। द प्रिलूड डेफिनेंस का टाइटल है आई वांट लोनली एज ए क्लाउड है, ठीक है। और इमोर्टलिटी ऑड के बारे में और चीज मैं आपको बताऊं तो क्या बताऊं मैं ये इसके बारे में, इमोर्टलिटी ऑड। चलिए इसका कंप्लीट टाइटल याद रखना है, वैसे और चीजें बता दी जैसे याद आएंगे आगे बता दूंगा। प्रीलूड की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स पूछी जाती हैं, ज्यादा कंप्लीट नहीं पढ़नी है, कंप्लीट तो काफी बड़ी लॉन्गेस्ट पोएम है, तो वो नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज क्रिटिसाइज्ड इन द एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट, और इन्होंने कहा दिस विल नेवर डू, ठीक है। द एक्सकर्जन को कहा था, और कहा किसने था? ये फ्रांसिस जेफरी नाम के राइटर थे, फ्रांसिस जेफरी। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, फ्रांसिस जेफरी ने ये कहा, ठीक है। और इन्होंने ही एक टर्म को कॉइन भी किया है जिसका नाम है लेक पोएट्स। लेक पोएट्स टर्म को इन्होंने कॉइन किया, ठीक है। लेक पोएट्स में कौन कौन आते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, प्लस रॉबर्ट सदी आते हैं, और प्लस एस टी कॉलेज आते हैं, ठीक है। ये 3 राइटर आते हैं। और द एक्सकर्जन का की बात करें तो इसमें देखिए 1814 में ये वर्क आता है, ये 9 बुक्स हैं इसमें, शायद 9 बुक्स का एक कलेक्शन है। और बीइंग ए पोर्शन ऑफ द रिक्लूज इसका टाइटल है, बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रिक्लूज, रिक्लूज, ठीक है। रिक्लूज इनका अनफिनिश्ड वर्क है, ये भी ध्यान रखना है। तो पीटर बेल की बात करें तो ए टेल इन वर्स इसका टाइटल है, ए टेल इन वर्स इसका टाइटल है, ये आपको याद रखना है। द बॉर्डर्स की बात करें तो ये एक वर्स ट्रेजेडी है, 1745 में समथिंग, ये 1795 से लेकर 97 के बीच में आई थी, और ये लगभग 1845 के आसपास पब्लिश हुई है, 1845 के आसपास, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका। द बॉर्डर्स एक बस ट्रेजेडी है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और 5 एक्ट्स प्ले है ये, ठीक है। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर, बताइए। तो आपको हो जाएगा 1797-98 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, ठीक है। मतलब कौन सा वर्क इसमें वर्ड्सवर्थ का नहीं है। मैं क्वेश्चन ऊपर देख रहा था थोड़ा सा, इसमें मैंने कुछ और तो नहीं बताना था, नहीं चलिए ठीक है, दोनों को टाइटल मैंने बता भी दी, ठीक है। तो इसमें देखिए माइकल इनी का वर्क है ना, रिसोल्यूशन इन इंडिपेंडेंस इनी का है, और इट इज ए ब्यूटी इवनिंग इनका है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। और द बे क्वीन इनका नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। वर्ड्सवर्थ को लर्न दैट वर्स में बिल्ड ए प्रेसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रुथ फ्रॉम, बताइए। ये क्वेश्चन आए हो पूछे हुए क्वेश्चन है, तो रॉबर्ट बर्न्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहें, 2 टाइम्स स्पीड करके ज्यादा पढ़ लें। देखिए द एक्सकर्जन जो है 1814 में आता है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, खास हो जाएगा द डिक्लाइन ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, ठीक है। और ये बात किसने कही है? एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। तो आर द वर्ड्स ऑफ किसके वर्ड्स हैं? ये वर्ड्सवर्थ की हैं, ठीक है। और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये क्या है? पैटर्न सोनेट है, किसकी? ये वर्ड्सवर्थ की है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड से कब पब्लिश हुई थी? तो 1798 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। बस 4 एडिशन आए, लेकिन फर्स्ट एडिशन इसका 1798 में आया है, ये इसका ओरिजिनल एडिशन है, आपको ध्यान रखना है। वर्ड्सवर्थ थाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो ये बात अभी मैंने पीछे बता भी दी है। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कह रहे हैं इस बात को मिल्टन के लिए, ठीक है, कि मिल्टन तुम्हें तो अभी जिंदा होना चाहिए था। हु रोट एंड अबाउट होम किसने लिखा और किसके बारे में लिखा? था साल बाज लाइक ए स्टार्ट एंड टू बेल्ट अपार्ट, तुम्हारी जो आत्मा थी वो एक
स्टार की तरह थी और हमसे दूर रहती थी। तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है किसके बारे में? मिल्टन के। तो वर्ड्सवर्थ और मिल्टन जाना है आपको, ठीक है, ये है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड्सवर्थ रोड द प्रीलूड, उन्होंने प्रीलूड लिखी है लेकिन कितनी बुक्स है उसमें? तो आपको ध्यान रखना 14 बुक्स हैं और कंफ्यूज मत हो जाना टीजीटी वाले। उसकी बात करें पैराडाइज लॉस्ट की तो उसमें 12 बुक्स हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसमें भी जब 1867 में ये आई थी तो इसमें 10 बुक्स थी और बाद में 1874 में जब ये लास्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1874 में, इसे मिटा दो, 1874 में, तो उसमें 12 बुक्स थी, ठीक है। द प्रीलूड कब पब्लिश हुई थी? तो 1850 में पब्लिश हुई है ये। और द प्रीलूड की बात करें तो 1799 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी लिखने की, तो उस टाइम इसमें 2 बुक्स थी और फिर ये लगभग 1855 में कंप्लीट हो गई थी, उस टाइम इसमें 13 बुक्स थी और ये 1850 में जब पब्लिश हुई है तो उस टाइम इसमें 14 बुक्स थी। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। और द प्रीलूड जो है किसको एड्रेस की गई है? तो कॉलेज को की गई है, ठीक है। होकॉल्ड वर्ड्सवर्थ को इगोस्टिकल सबलाइम किसने कहा था? तो मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने कहा है। इगोस्टिकल सबलाइम, सॉरी, इगोस्टिकल सबलाइम टर्म को कॉइन किसने किया है? तो जॉन केट्स ने कॉइन किया है। इसका प्राइम एग्जांपल किसको माना है? इन्होंने वर्ड्सवर्थ को माना है, ठीक है। किसने? केट्स ने, ये ध्यान रखना है। और नेगेटिव कैपेबिलिटी एक टर्म है जॉन केट्स की, उसमें प्राइम एग्जांपल उसका किसको माना है? शेक्सपियर को माना है और उन्होंने वो टर्म कॉइन की है जॉन केट्स ने, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है। लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, यानी कि इस प्रकृति में हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं जो हमारी है, कमाने खाने में इतने बिजी हैं। तो ये द वर्ल्ड इज टू मच बिदर से ली गई हेडलाइंस। ये थी हमारी 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट पार्ट आपको 50 से लेकर 100 तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा दोस्तों। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू एवरीवन।